सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हिंदी शिक्षण विधियों की अति महत्वपूर्ण यहाँ पर 40 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये हिंदी शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। और रीट परीक्षा के अंतर्गत आपके यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो नंबर ऑफ 10 पूछे जाते हैं शिक्षण विधियों से। यहाँ पर परीक्षा में कुल 30 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे। उसमें से आपके 20 प्रश्न है जो व्याकरण से संबंधित होंगे, लेकिन 10 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के होंगे। तो आज की वीडियो में टोटल आपके 40 सवाल आने वाले हैं। इसमें से आप अगर से ही वीडियो देखते हैं पूरा, तो लगभग आप 3 से 5 सवाल तक आसानी से आप इसमें राइट कर पाएंगे, यानी सेम टू सेम ऐसा मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है और बच्चे है ना पौधे के समान है। ये कहने वाले शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए। तो ये कहने वाले शिक्षा शास्त्री हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल ने एक विधि थी किंडरगार्टन। कौन सी थी? किंडरगार्टन एक विधि थी। और इस विधि में यहाँ पर उन्होंने स्कूल को बाग कहा है, अध्यापक को माली कहा है और बच्चे को पौधे के समान कहा है। साथ ही जो किंडर शब्द दिया था उसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा, यानी स्कूल एक बच्चों का बगीचा होता है। क्या होता है? स्कूल एक बच्चों का बगीचा होता है। तो इसका अर्थ आपका किंडर का मतलब बच्चों का बगीचा, और ये विधि देने वाले हैं फ्रोबेल। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में आपको एक सत्य कथन बताना है। तो किंडरगार्टन विधि देने वाले कौन है? फ्रोबेल। इससे संबंधित एक सत्य कथन बताना है। तो ये एक ए मनोवैज्ञानिक विधि है, प्रणाली है। गलत, ये तो एक मनोवैज्ञानिक है, ए मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? नहीं, ये प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, यानी ये बच्चों के लिए है तो प्राथमिक स्तर पे ही होगी। साथ ही ये कुक महोदय ने दी है? नहीं, कुक महोदय ने दी है, फ्रोबेल ने यहाँ पे दी है। और लास्ट ऑप्शन है इसका, ये भाषा की व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि में नहीं दी जा सकती है। सही बात है, इसमें हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बच्चों की विधि है, तो इसमें व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इसमें नहीं दी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, लिखने की जो शिक्षण विधि है पेस्टोलॉजी विधि, लिखने की विधि है पेस्टोलॉजी विधि। और इस पेस्टोलॉजी विधि में मुख्य रूप से क्या बात है, इस विधि का जो सही अर्थ है वो क्या है? तो वर्णों के छोटे छोटे खंड करके उन खंडों का योग करना, गत्ते आदि पर बने वर्णों पर अंगुली घुमाना, पहले पढ़ना फिर वर्ण लिखना और शाम पट पर वर्ण को देख देख कर लिखना। तो जो पेस्टोलॉजी विधि है हिंदी शिक्षण की, उसमें क्या है, लिखने में क्या क्या आता है, वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, ये पेस्टोलॉजी विधि में कहा गया था। इसको ऑप्शन आपका ए राइट रह जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक परिभाषा है इसमें यहाँ पे लिखा है और इसे हम देख के कहेंगे कि किसके बारे में क्या होगा। तो सबसे पहले हम पढ़े थे, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही एक नाटक का वाचन करता है। तो टीचर खुद क्या करता है? एक नाटक का वाचन करता है, किंतु ये वाचन प्रस्तुत वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्तियों में जो नाटक शिक्षण की ये कौन सी प्रणाली है जिसमें अध्यापक क्या करता है? खुद नाटक का वाचन करता है और साथ ही इसमें अभिनय भी होता है पात्रों के साथ। तो ये प्रणाली होगी आदर्श नाट्य प्रणाली। इसमें क्या होगा? टीचर का आदर्श वाचन भी होगा और साथ ही नाटक भी होगा, तो इसे आदर्श नाट्य प्रणाली। तो इसका सी ऑप्शन इसमें राइट रह जाएगा। तो आपको सी ऑप्शन राइट करना है। अगला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में कौन सा सम्मिलित है? सम्मिलित पूछा है, तो यहाँ पर कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले सालों में आए हुए हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूहगति का सिद्धांत, कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो अनुकर्मित अनुदेशन के अंदर स्वगति का सिद्धांत आता है, तो ये इसका आंसर राइट रह जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। निम्न में से, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखो नहीं पूछा है, तो रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना और व्याकरण सम्मत शिक्षा देना। तो रचना शिक्षण का जो साहित्य, देखो साहित्य रचना की प्रेरणा देना सही है, क्रमबद्धता बनाना सही है, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, तो इसमें विविध भाषाओं का ज्ञान नहीं कराया जाता है, व्याकरण सम्मत कार्य करना ये सही है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट रह जाएगा। ये रचना शिक्षण के अंदर नहीं आता, इसका सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका जरूर मिलेगा, इसे आप मोस्ट लगा सकते हैं, सवाल को मोस्ट लगा सकते हैं कि शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की जो शिक्षा है उस पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? तो ज्ञानेंद्रिय का मतलब है जैसे आपका नाक, आपका आंख और कान, इन तीन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देने वाली विधि कौन सी है? तो ये है मॉन्टेसरी विधि। तो ये देने वाली जो महिला है वो है मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने कहा है कि छोटे बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अगर शिक्षा देते हैं तो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। अगला सवाल है, शिक्षक शामपट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है
और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर आपको लिखना है। तो ये कौन सी विधि है? तो ये पेस्टालॉजी विधि है, अनुकरण विधि है, मांटेसरी विधि है या जैक्टॉक विधि है। तो टीचर अगर श्याम पट पे कोई भी कुछ लिख दे, जैसे आपकी वर्णमाला इसने लिख दी है टीचर ने, तो बच्चे को कह रहा है कि आप वैसा का वैसा देखकर आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये एक अनुकरण विधि हो जाएगी। बच्चा क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड से यानी श्याम पट से देखकर अनुकरण करेगा और उसी के अनुसार वापस लिखेगा, तो एक अनुकरण विधि कहलाएगी। अगला है भाषा प्रयोगशाला के स्थान पर अगर आप शिक्षक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। भाषा प्रयोगशाला है वो शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है कि भाषा प्रयोगशाला शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती है। भाषा प्रयोगशाला अपनी जगह काम करेगी और शिक्षक अपना काम करेगा। तो यहाँ पे ये सत्य कथन है कि स्थान नहीं ले सकती है। अगला सवाल है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत कौन सा है? तो ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, कर्मित लघु पदों का सिद्धांत और व्यक्तित्व सिद्धांत। तो यहाँ पर अभिकर्मित अनुदेशन विधि का एक सिद्धांत पहले आया था, स्वगति का सिद्धांत, और इसमें जो सिद्धांत है वो आपका है कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा, तो इसका सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त जो किंडरगार्टन शब्द है इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका क्या अर्थ है? बच्चों का उद्यान, निव्यक्तिक भाव, आंतरिक शक्ति, उद्यान के बच्चे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का उद्यान यानी बच्चों का बगीचा। तो इसका राइट आंसर आपका ए रह जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शिक्षण विधियों में कौन सी विधि है वो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है, यानी प्राथमिक बच्चों के लिए नहीं लागू होती है। प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए कौन सी विधि लागू नहीं होती, नितांत व्यर्थ है? डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मांटेसरी प्रणाली, किंडर। तो देखो किंडरगार्टन प्रणाली ये प्राथमिक बच्चों के लिए होती है, मांटेसरी विधि ये भी प्राथमिक बच्चों के लिए होती है, प्रोजेक्ट विधि ये भी बच्चों के लिए होती है। लेकिन जो डाल्टन प्रणाली है ना, ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए व्यर्थ है, नितांत व्यर्थ है। तो इसका सी ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? यानी नवीन शिक्षण पद्धतियों में जो प्रोजेक्ट विधि देने वाले व्यक्ति है उन्होंने सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया है, तो ये श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डीवी और किलपेट्रिक। तो डीवी और किलपेट्रिक ने ही प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया और इन्होंने ही इसको यहाँ पे नवीन शिक्षण विधियों में लागू किया है। अगला सवाल है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इस सवाल को कि किस व्याकरण शिक्षण की ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसे आप सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या आगमन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुग्गा प्रणाली को हम पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन है? ये आपका शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी चीज है? गद्य शिक्षण, पद शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और अलंकार शिक्षण। तो शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होता है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण ही आपका राइट आंसर रहेगा, तो इसका ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का मुख्य उद्देश्य नहीं है, आपसे नहीं पूछा है। तो वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। तो श्रुत लेखन विधि से देखो वर्तनी दोष दूर करना सही है, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना ये भी सही है नवीन शब्दों का ज्ञान करना ये भी सही है। तो इसमें हस्तलिपि सुधारना नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन आपका डी रह जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, खेल विधि देने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो खेल विधि को प्रचलित करने का जो श्रेय है वो आपके हेनरी कॉल्डवेल कुक को जाता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लो आप, कुक से याद रखो खेल, कुक से याद रखो आप खेल। तो ये रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। आप दोनों के विद्यार्थी है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको एक ना एक सवाल इसमें जरूर मिलेगा। अगला सवाल है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? श्रवण कौशल को यानी सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो वाक्य प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली और खेल प्रणाली। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली होगी वो आपकी होगी खेल प्रणाली। खेल खेल में ही आप सिखा सकते हैं यानी बोल बोल के। अगला सवाल है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम कौन सा है? छोटे बच्चों में कल्पना शक्ति आप कैसे विकसित कर सकते हैं? महापुरुषों की जीवनी बताकर, रसानुभूति कविताएं कहकर, पौराणिक कथाएं कहकर, परियों की कहानी कहकर। तो आप छोटे बच्चों को परियों की कहानी कहकर उसमें कल्पना शक्ति का विकास जागृत कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा।
अगला सवाल है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का जो सशक्त माध्यम है वो कौन सा है? तो आपका मौखिक अभिव्यक्ति का जब भी नाम आ जाए तो आपको ऑप्शन वाद विवाद पे लगाना है टिक, तो सी ऑप्शन राइट रह जाएगा, क्योंकि वाद विवाद में ही सबसे ज्यादा मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अगला सवाल है, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के कितने प्रकार होते हैं? तो गद्य पाठों के 2 ही प्रकार होते हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा, गद्य पाठों के 2 प्रकार होते हैं। अगला सवाल है, ये तो आप वेरी वेरी मस्ट लगा सकते हैं, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? तो आपको एक नियम याद रखना है, LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग, एल का मतलब क्या होता है लिसनिंग, एस का मतलब आपका क्या होता है स्पीकिंग यानी बोलना, आर का मतलब रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना, और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, LSRW। ये नियम आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं। अगला सवाल है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से होता है? जो नाटक होता है उसका संबंध है वो कौन सी ज्ञानेंद्रिय से होता है? मुंह से, कान से, आंख कान से और आंख से। तो नाटक को हम क्या करते हैं, देखते भी है और सुनते भी है, तो ये सुनने का काम तो कान करेगा और देखने का आंख करेगा, तो आंख और कान दोनों इसके राइट आंसर, सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। भाषा की शिक्षा कैसे दी जाती है? ये तो आया हुआ है, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए। तो भाषा की जो शिक्षा ना वो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए ही दी जाती है, तो इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा, इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। अगला सवाल है, भाषा का मुख्य कौशल कौन सा होता है? तो भाषा में 4 कौशल होते हैं, आपका LSR और W, ये 4 कौशल होते हैं। तो भाषाई कौशल का नाम पूछे तब तो आप चारों हो गए, तो आप उपयोग सभी करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे मुख्य कौशल पूछा है, तो इसमें जो पढ़ना होता है ना ये मुख्य कौशल होता है। चलता है, भाषा दक्षता का, आप यहाँ पे देखेंगे भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? तो आपको पता है LSRW नियम से, तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है, लिसनिंग यानी सुनना, पहला होता है आपका सुनना। तो भाषाई कौशल का प्रारंभिक कौशल होता है सुनना, तो आपका सुनना इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला है, भाषाई कौशल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास है वो किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं। तो भाषाई कौशलों का विकास है सुनना, पढ़ना, लिखना, ये चारों का कब तक पूरा हो जाना चाहिए? तो ये 5वीं कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि श्रवण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में नहीं, दोनों में ही कोई नहीं। तो शिक्षण कौशल का जो उपयोग है वो कक्षा के बाहर, अंदर और बाहर दोनों जगह यहाँ पे किया जाता है। अगला है, भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है? तो भाषाई कौशल आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं, आपको पता है LSR और W। तो भाषा के 4 कौशल आपको बताए हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं? तो रचना शिक्षण के मुख्य रूप से आपके 2 रूप होते हैं, ठीक है। तो रचना शिक्षण आपको याद रखना है। अगला है, भाषिक सामग्री क्या है? मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, शब्दावली, मूल विषय वस्तु और प्रत्यय। तो भाषिक सामग्री है वो आपकी भाषिक सामग्री का पूछा है इसने, तो भाषिक सामग्री आपकी हो जाएगी शब्दावली, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, वैचारिक सामग्री क्या है? वैचारिक जो सामग्री है वो कैसी है? संरचना है, मूल विषय वस्तु है, शब्दावली है, व्याकरणिक है। तो वैचारिक है वो आपकी मूल विषय वस्तु होगी, वैचारिक का नाम आ जाए तो मूल विषय वस्तु, और भाषा का जाए तब आपको शब्दावली लिखना है, तो दोनों मिलते जुलते प्रश्न है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाषा मतलब शब्दावली, वैचारिक मतलब मूल विषय वस्तु। अगला है, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? तो रचना के भाषा की दृष्टि से 2 ही रूप होते हैं, तो इसका आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख लेता है? तो बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख लेता है, ये आपका वेरी मस्ट है। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा, कोई नहीं। तो बालक परिवार में रहकर बोलचाल की भाषा सीखता है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ये रीट 2015 में भी पूछा गया है। अगला है, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण कौन सा है? भाषा का जो शिक्षक है उसका विशेष अनिवार्य गुण कौन सा है? विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण। एक भाषा शिक्षक को उच्च शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, तभी बालक शुद्ध विचार सुनेगा, तो शुद्ध उच्चारण इसका डी ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा। ये रीट 2015 में लेवल 1 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक रहती है? तो विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में जो सबसे ज्यादा भूमिका रहती है, भाषण की, साक्षात्कार की, प्रश्नोत्तर की, अवलोकन की। तो आपके विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास के लिए सबसे अधिक जो भूमिका रहेगी वो आपकी रहेगी अवलोकन की। किसकी रहेगी? अवलोकन। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। थोड़ा सस्पेंस भी आप थोड़ा जरूर देख ले। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में जो भिन्न विधि है वो कौन सी है? मातृतर भाषाओं के शिक्षण में प्राचीन विधियों में कौन सी भिन्न है? भाषा शेषक विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, पाठ्य पुस्तक प्रणाली विधि।
तो इसमें आपके कौन सा राइट रहेगा मातृत्व भाषा शिक्षण में? तो अप्रत्यक्ष विधि आपका इसमें बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रदर्शन और निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय, सहानुभूति व्यवहार। तो इसमें डी ऑप्शन राइट रहेगा, सहानुभूति व्यवहार आपका डी ऑप्शन इसमें राइट रह जाएगा। अगला है मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं है? प्रत्यक्ष विधियों में नहीं है भाषण, वार्तालाप, अभिनय, गद्य शिक्षण। तो इसमें प्रत्यक्ष विधियों में गद्य शिक्षण नहीं आता है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट रह जाएगा। आज का और अंतिम सवाल है, इसमें लिखा है भाषा शिक्षण में जो बहुमुखी प्रयास है उसका क्या अभिप्राय है? भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? तो इसका बहुमुखी प्रयास का जो अभिप्राय है यहाँ पे देखो आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापक के द्वारा भाषा का शिक्षण। तो सभी विषयों के शिक्षण पर भाषा पर बल, ये इसका राइट आंसर रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है, इसमें लिखा है डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है? वाइगोत्स्की, स्किनर, जीन पियाजे और पारखस्ट। तो डाल्टन प्रणाली देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम है पारखस्ट। तो आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर आपके हिंदी शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण यहाँ पे 40 सवालों की ये सीरीज है और इसमें आपके कितने सवाल राइट हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और रीट परीक्षा की जो तिथि है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपके 27 और 28 फरवरी 2 दिनों तक ये पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं लेवल 1 दोनों के लिए और लेवल 2 दोनों का पेपर आपका 27 को होगा। 28 को केवल एक पेपर होगा, वो लेवल 1 वालों का होगा केवल। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपका तैयारी का जो क्रेज है वो अच्छा चल रहा होगा, आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आप रीट में 60% आसानी से लेकर आएंगे। हमारे वीडियो आते रहेंगे 27 फरवरी तक, आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।